हेलो, बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हम सूर्य तक इंसोलेशन की बात कर रहे थे आपसे कि जो इंसोलेशन है इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। उन कारकों में जो हमने बात की थी आपसे प्यारे विद्यार्थियों, वह थी कि सूर्य की किरणों का तिरछापन या आपतन कोण। इसी के साथ साथ हम बात करें दिन की अवधि या प्रकाश की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर कलंक और वायुमंडल का प्रभाव। इन सब के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, यदि हम इन सब के बारे में आपसे बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन। जो हमारे पास में पहला बिंदु आता है वह आता है सूर्य की किरणों का क्या, सूर्य की किरणों का तिरछापन के बारे में हम आपसे बात करते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो ये तिरछी किरणें जो पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती हैं और पृथ्वी के धरातल तक पहुंच कर के किस प्रकार से ये प्रभावित करती हैं, किसको प्रभावित करती हैं, सूर्य ताप को। अर्थात सूर्य ताप यानी सौर ताप की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह हमारे पास में क्या है, सूर्य है। तो हम इसकी आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जो पृथ्वी का आकार है ना, वह पृथ्वी का आकार किस रूप में है, पृथ्वी का आकार अंडाकार रूप में है। किस रूप में है, पृथ्वी का आकार अंडाकार रूप में है। उसका मतलब एक कपड़ा पड़ा, वो कपड़ा दे दो, कपड़ा पड़ा उसको। तो अंडाकार रूप में है। जब पृथ्वी का आकार हमारे पास में अंडाकार रूप में है, अंडाकार रूप में है, तो सभी जगह जो पृथ्वी का हम बात करें, जो सूर्य से आने वाला जो ताप होता है वह ताप क्या नहीं होता है, वह ताप समान नहीं होता है। और उस ताप के समान नहीं होने के कारण से पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती हैं। उन किरणों के सीधे नहीं पहुंचने के कारण से कुछ स्थान का, पृथ्वी के कुछ भाग का तापमान अधिक होता है तो पृथ्वी के कुछ भाग का तापमान क्या होता है, कुछ भाग का तापमान कम होता है। कुछ भाग का तापमान कम होता है, कुछ भाग का तापमान कब होता है। एक रुमाल थी, रुमाल थी, तो उसकी हम बात करते हैं कि कुछ भाग का तापमान अधिक होता है और कुछ भाग का तापमान क्या होता है, कम होता है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। यानी पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण से सूर्य की किरणें सर्वत्र समान कोण पर नहीं पड़ती हैं। देखिएगा, इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके फैक्ट हैं। उन फैक्टों के आधार पर हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से हम टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। देखिए, हम सबसे पहले हम डायग्राम मेंशन कर लेते हैं और डायग्राम बनाने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जो इसका कोण है, यदि हम इसके कोण की आपसे बात करें, जो इसका पृथ्वी का कोण है, यदि हम कोण की बात करते हैं आपसे, तो इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो देखिए किस प्रकार से हमारे पास में यानी पृथ्वी का आकार सर्वत्र समान नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से इस प्रकार की गतिविधियां संपन्न होती हैं। जिस प्रकार से यानी इस प्रकार की गतिविधियां क्या होती हैं, इस प्रकार की गतिविधियां संपन्न होती हैं। हम जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, उन किरणों के माध्यम से किस प्रकार से वो पृथ्वी तक आकर के सूर्य की किरणें पहुँचती हैं और उन किरणों का प्रभाव किस प्रकार से होता है, हम उन सब की आपसे बात करते हैं कि किस प्रकार से वह किरणें यहाँ आती हैं और आने के बाद में उनका कितना तिरछापन होता है, उन किरणों का कितना तिरछापन होता है। हम उस तिरछेपन के आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करने जा रहे हैं कि उन किरणों का तिरछापन
किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। उनके हम तिरछेपन की आपसे बात कर रहे हैं कि उनका तिरछापन किस प्रकार से होता है, और उस तिरछेपन के कारण से एक भाग को तो अधिक सूर्य का ताप प्राप्त हो पाता है और दूसरे भाग को बहुत कम तापमान प्राप्त हो पाता है। हम उस ताप की आपसे बात करना चाह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, हम उस ताप की आपसे बात करना चाह रहे हैं इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से यह सूर्य की किरणों का जो तिरछापन होता है, यह सूर्य की किरणों का तिरछापन किस प्रकार से क्या करता है, किस प्रकार से प्रभावित करता है। मैं उसकी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सूर्य की किरणें जो यहाँ पर पहुँच रही हैं, वो किस रूप में पहुँच रही हैं, और पहुँचने के बाद में उनका क्या सर्वत्र प्रभाव समान होता है या सर्वत्र उनका प्रभाव समान नहीं होता है, जिससे यदि हम बात करते हैं कि उस कारण से देखिए, आपतन कोण या किरणों का, या हम किरणों के किसकी बात कर रहे हैं, आपतन कोण या हम किरणों के आपसे तिरछेपन की बात कर रहे हैं। या तो हम आपतन कोण की बात कर रहे हैं और आपतन कोण के साथ साथ हम किरणों के तिरछेपन की बात कर रहे हैं आपसे। कि किस प्रकार से यह किरणें एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। सामान्यतः हम भूमध्य रेखा से, जो सामान्यतः हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, किरणों का क्या बढ़ता जाता है, किरणों का हमारे पास में तिरछापन बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है, किरणों का जो तिरछापन होता है, वह तिरछापन क्या होता है, तिरछापन बढ़ता जाता है। जब किरणों का तिरछापन हमारे पास में बढ़ता जाता है, हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि किस प्रकार से उन किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। देखिए, यदि हम किरणों के तिरछेपन की आपसे बात करते हैं कि किस प्रकार से भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर चलेंगे और ध्रुव की ओर चलने के बाद में क्या बढ़ता जाएगा, हमारे पास में इन किरणों का क्या बढ़ता जाएगा, तिरछापन बढ़ता जाएगा। अर्थात
जो तिरछापन है वह तिरछापन बढ़ता जाएगा हमारे पास में, कि किस प्रकार से हमारे पास में इन किरणों का क्या बढ़ता है, इन किरणों का तिरछापन बढ़ता है। देखिए आप, इन किरणों का किस प्रकार से हमारे पास में तिरछापन बढ़ता जाता है, उसकी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, हम किरणों के तिरछेपन की आपसे बात करते हैं कि किस प्रकार से इन किरणों का, यानी हमारे पास में क्या बढ़ रहा है, इन किरणों का हमारे पास में तिरछापन बढ़ता जा रहा है। ये किरणें सीधी पड़ रही हैं, ये सीधी किरणें आ रही हैं, ये किरणें हमारे पास में कैसे आ रही हैं, यह किरणें हमारे पास में सीधी आ रही है। कैसे आ रही हैं? सीधी आ रही है ये किरणें। अब मैं किरणों के जो हमारे पास में तिरछापन है, उस तिरछेपन की यदि मैं आपसे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आप, यह किरणों का हमारे पास में क्या है, यह किरणों का हमारे पास में तिरछापन है कि किस प्रकार से किरणें आ रही हैं। देखिए, जो हमारे पास में किरणों का तिरछापन आ रहा है, उस तिरछेपन की हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन किरणों का हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, हमारे पास में तिरछापन प्राप्त हो रहा है। देखिए आप, यानी ये सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, ये सूर्य की किरणें तिरछी आ रही है। आप देखिए, ये सूर्य की किरणें तिरछी आ रही हैं, ये सूर्य की किरणें कैसे आ रही है, हमारे पास में सीधी आ रही हैं। किस रूप में आ रही हैं? यह हमारे पास में सीधे रूप में आ रही हैं। किस रूप में आ रही हैं? यह हमारे पास में सीधे रूप में आ रही हैं। ठीक है ना, यह हमारे पास में सीधे रूप में आ रही हैं। देखिए,
यह किरणें जो हमारे पास में आ रही हैं, यह किस रूप में आ रही हैं? यह किरणें हमारे पास में सीधे रूप में आ रही हैं। किस रूप में? सीधे रूप में आ रही हैं। तो इनमें तीक्ष्णता अधिक है, इनसे सूर्यातप हमारे को क्या प्राप्त होगा? अधिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इनसे हमारे को जो सूर्यातप प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा? वह अधिक प्राप्त होगा। इनसे हमारे को जो सूर्यातप की जो प्राप्ति होगी वह कैसे प्राप्त होगी? वह अधिक प्राप्ति होगी। जो सूर्यातप की हमारे को प्राप्ति होगी वह प्राप्ति किस रूप में होगी? वह प्राप्ति अधिक रूप में होगी। किस रूप में होगी? वह प्राप्ति हमारे को अधिक रूप में होगी। हमारे को यानी ये जो प्राप्ति होगी ये किस रूप में होगी? यह अधिक रूप में होगी। यानी मुख्य रूप से हम बात करते हैं आपसे वह अधिक रूप में प्राप्त होगी। किस रूप में? वह अधिक रूप में प्राप्त होगी। देखिए, यानी ये हमारे पास में आ रही है सौर विकिरण। क्या आ रही है? सौर किरण है ये जो हमारे पास में आ रही हैं यह सौर किरण, और यह भी हमारे पास में क्या है? सौर किरण है। किस रूप में है? यह भी हमारे पास में सौर किरण के रूप में है, और यह भी हमारे पास में किस रूप में है? सूर्य किरण के रूप में है। अब देखिए, हम डायग्राम के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो हमारे पास में जो डायग्राम आया है, यदि हम उस डायग्राम की आपसे बात करते हैं तो यह है हमारे पास में यानी पृथ्वी की स्थिति कैसी है? पृथ्वी की स्थिति गोलाकार है। देखिए आप, पृथ्वी गोलाकार रूप में होने के कारण पृथ्वी किस रूप में है? पृथ्वी गोलाकार रूप में है। गोलाकार रूप में होने के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र समान नहीं पड़ती हैं। यानी किस रूप में है? पृथ्वी गोलाकार रूप में है,
और गोलाकार रूप में होने के कारण से सूर्य की किरणें सर्वत्र क्या नहीं पड़ती हैं, सूर्य की किरणें सर्वत्र समान नहीं पड़ती हैं। और डायग्राम के माध्यम से देखिए कि भूमध्य रेखा पर, कौन सी रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। देखिए आप, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत यानी वर्टिकल, लंबवत यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत। देखिए देखिए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य कहाँ पर होता है, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। सूर्य कहाँ पर होता है, सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। परंतु देखो इसके उल्टा चल रहे हैं, अब इसके उल्टा आएंगे। परंतु ध्रुवों की ओर कोण कम होता, ध्रुवों की ओर, परंतु ध्रुवों की ओर कोण, परंतु ध्रुवों की ओर कोण कम होता जाता है। अर्थात वे किरणें क्या पड़ने लग जाती हैं, तिरछी पड़ती हैं। देखिए आप, यानी ये लाइन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है, ठीक है ना। अभी हम कोण का एक डायग्राम और अभी मेंशन कर देते हैं आपके पास में। भूमध्य रेखा पर सूर्य की, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी सीधी वर्टिकल रूप में पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। जब सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा तो किरणें कैसे पड़ेंगी, किरणें सीधी पड़ती हैं। परंतु ध्रुवों की ओर, परंतु ध्रुवों की ओर कोण कम होता जाता है। परंतु ध्रुव है ना पोलर, परंतु ध्रुवों की ओर कोण क्या होता जाता है, कोण कम होता जाता है। परंतु ध्रुवों की ओर कोण कम होता जाता है। अर्थात किरणें कैसे पड़ने लग जाती हैं, किरणें तिरछी पड़ने लग जाती हैं। अर्थात किरणें तिरछी पड़ने लग जाती हैं। कैसे, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भूमध्य रेखा से, यानी भूमध्य रेखा से हम इसको नोट के रूप में भी लिख सकते हैं महत्वपूर्ण फैक्टों में, कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता, तिरछापन बढ़ता जाता है। देखिए भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुव की ओर चलेंगे
तो सूर्य की किरणों का क्या बढ़ता जाता है, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। तिरछापन बढ़ने के कारण से कम सूर्यातप प्राप्त होता है, कम सूर्यातप प्राप्त होता है, अर्थात कम सूर्यातप की प्राप्ति होती है। यदि हम एक दूसरे डायग्राम की ओर आए प्यारे विद्यार्थियों, तो एक दूसरा डायग्राम और देखिए, उस डायग्राम के माध्यम से फिर हम आपसे समझते हैं और वह डायग्राम क्या सिद्ध करता है, उस डायग्राम के भी हम आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य की किरणों का सीधापन और सूर्य की किरणों का तिरछापन को हम सिद्ध करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य की किरणों के हम तिरछेपन की और सूर्य की किरणों के हम सीधेपन की आपसे बात कर रहे हैं। कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, और किस प्रकार से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। हम किरणों की सीधापन और हम किरणों के तिरछेपन की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, किरणों का कोणसापन, किरणों का सीधापन और किरणों का तिरछापन, उसकी हम आपसे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और किस प्रकार से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। किस प्रकार से सीधी पड़ती हैं और किस प्रकार से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणों का सीधापन और सूर्य की किरणों का तिरछापन। ठीक है, देखिए, सूर्य की किरणों का सीधापन और सूर्य की किरणों का तिरछापन।
सूर्य की किरणों का सीधापन देखिए, इस लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया ना। इस लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, ये भूमध्य रेखा है। देखो, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर सूर्य की किरणों का क्या बढ़ता जा रहा है? सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जा रहा है। ये जो तिरछापन है ना, ये दो प्रकार से जो लंबवत किरणें होती हैं ना, देखिए आप, ये जो लंबवत किरणें हैं, ये जो लंबी वाली किरणें हैं, ये जो लंबवत किरणें आ रही हैं, लंबवत रूप में किरणें आ रही हैं, ये कम धरातल को घेरती हैं। यानी ये किरणें यानी कम धरातल को घेरने का कार्य कर रही हैं। कौन सी किरणें? मैं आपसे बात करूं, लंबवत किरणें कम धरातल को घेरने का काम कर रही हैं। कौन सी किरणें? लंबवत किरणें कम धरातल को घेरने का कार्य कर रही हैं। यदि मैं यहाँ से चलूँ, देखो ये मेरे पास में लंबवत किरणें हैं, ये मेरे पास में इतने ही क्षेत्र पर कौन सी किरणें पड़ रही हैं? लंबवत किरणें पड़ रही हैं। तो मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ ना आपसे। ये क्षेत्र मेरे पास में कौन सा है? मान लीजिएगा मैंने लंबवत किरणों वाले क्षेत्र को एस के नाम से संबोधित किया, ठीक है ना। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि देखो, ये देखो कम धरातल को घेर रही हैं। कौन सी किरणें? लंबवत किरणें। लंबवत किरणें कम धरातल को घेरती हैं, तो कम धरातल को घेरने के कारण से वह भाग जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यदि हम आगे चलें तो जो सूर्य की जो किरणों का जो तिरछापन होता है ना, यदि हम तिरछेपन की आपसे बात करते हैं, आप देखिए, यदि हम तिरछेपन की बात करते हैं तो मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ। मैं इस वाले भाग की प्यारे विद्यार्थियों आपसे बात कर रहा हूँ कि तिरछापन जो है ना, इस तिरछेपन की मैं बात करूँ, इस तिरछापन को हमने ओ नाम से संबोधित किया है। किस नाम से संबोधित किया है? जो ये तिरछी किरणें हैं, हमने इनको ओ नाम से संबोधित किया है। अब आप देखिए कि तिरछी किरणें अधिक क्षेत्र को कवर कर रही हैं और लंबवत किरणें कम क्षेत्र को कवर कर रही हैं, ठीक है ना। कम, तो इसका मतलब तिरछी किरणों के द्वारा यानी अधिक क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ेगा और लंबवत किरणों के द्वारा कम क्षेत्रफल को गर्म करना पड़ेगा। इस कारण से जो ये आपतन कोण की हम बात कर रहे हैं ना, ये देखिए आप, ये देखो तिरछी किरणों के द्वारा इतने क्षेत्र को और लंबवत किरणों के द्वारा इतने क्षेत्र। कहने का मतलब विषुवत रेखा और हम ध्रुव की ओर चलते हैं। यह डायग्राम विषुवत रेखा और ध्रुव को प्रदर्शन कर रहा है। ये क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, यानी ये किरणों का तिरछेपन को कवर कर रहा है कि किरणों का ये जो तिरछापन है ना, इस तिरछेपन की हम आपसे बात कर रहे हैं कि कम दूरी पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही है वहाँ का तापमान अधिक होगा और तिरछी किरणों जो लंबे क्षेत्रफल पर पड़ रही है, जिसको हमने ओ नाम से इंडिकेट किया है, यहाँ का तापमान क्या होगा? कम होगा। तो सूर्य की किरणों का तिरछापन और सीधापन का प्रभाव भी इंसोलेशन को प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं। आपके पास में जो हमारे पास में
जो अगले टॉपिक के रूप में जो शामिल जो टॉपिक है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो हम दिन की अवधि की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? हम आपसे दिन की अवधि की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? हम आपसे नेक्स्ट हम प्रभावित करने वाले कारकों की ओर आते हैं। तो हम दिन की अवधि की आपसे बात कर रहे हैं कि दिन की अवधि किस प्रकार से सूर्यातप को क्या करती है, सूर्यातप को प्रभावित करने का क्या करती है, कार्य करती है। कौन सी अवधि? हम बात कर रहे हैं दिन की अवधि की। दिन की अवधि की हम बात कर रहे हैं। जो प्रभावित करने वाले कारकों में हमारे पास में कौन से प्रकार का कारक आता है? हमारे पास में सेकंड नंबर का कारक आता है देखिए हम बात करते हैं सेकंड नंबर का बिंदु जिसमें हम शामिल करें किसको? दिन की अवधि को हम शामिल करते हैं, यानी अन्य सभी दशाएं समान हो, यानी जितने भी वायुमंडलीय दशाएं हैं वो सारी समान हो, यानी अन्य दशाएं समान हो। तो देखिए अन्य दशाएं समान होने पर दिन की अवधि जितने अधिक होगी सूर्यातप की मात्रा भी उतने ही अधिक होगी। यानी वायुमंडलीय अन्य सभी दशाएं समान होंगी, यानी वायुमंडलीय अन्य सभी दशाएं समान हो, यानी वायुमंडल की जो अन्य सारी दशाएं हैं वो क्या हो? समान हो। तो समान होने पर क्या होगा कि दिन की अवधि जितनी लंबी होगी, यानी दिन जितना अधिक लंबा होगा तो सूर्यातप की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। यानी दिन की अवधि पर डिपेंड करता है कि दिन की अवधि जितनी लंबी होगी उतना ही हमारे को क्या प्राप्त होगा? सूर्यातप प्राप्त होगा। हम बात करते हैं कि वायुमंडल में जो अन्य सभी दशाएं जो घटित हो रही हैं, यानी जो भी दशाएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, यदि वो सारी दशाएं समान हो, यानी उनमें इक्वलिटी हो, यानी उन सभी दशाओं में समानता हो, तो उन दशाओं में समानता होने के बाद में यदि हम बात करें आपसे, यदि वो सारी दशाएं समान हो, उनके समान होने के बाद में यानी दिन जितना अधिक लंबा होगा सूर्यातप उतना ही अधिक प्राप्त होगा। सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी तक उतने ही अधिक पहुँचेगी। देखिए अगले यदि हम फैक्ट की बात करते हैं तो पृथ्वी ने अपने ऑर्बिट पर, पृथ्वी अपने कक्षा में 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। देखिए तो
पृथ्वी यानी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तथा सूर्य के यानी घूर्णन करती है तथा सूर्य के चारों ओर भी एक वर्ष में अपना चक्कर पूरा कर लेती है। क्या कर लेती है? एक वर्ष में अपने चक्कर को क्या कर लेती है? सूर्य के चारों ओर भी अपने चक्कर को एक वर्ष में क्या कर लेती है? पृथ्वी क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। यानी जब एक वर्ष में अपने चक्कर को पृथ्वी पूरा कर लेती है, किसके चारों ओर? जब यह हम बात करें आपसे कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और यही पृथ्वी यानी इसी पृथ्वी की हम आपसे बात करें, इसी पृथ्वी की यदि हम आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आप देखिए मुख्य रूप से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में और अपने अक्ष पर घूमने में, यानी अपने अक्ष पर घूमने में तो ये कितना समय लेती है? यह अपने अक्ष पर घूमने में तो बात करें अपने अक्ष पर ये घूमने में तो कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है? यानी एक वर्ष का समय लेती है। तो हम बात करें कि अन्य सारी दशाएं समान होने पर दिन की अवधि जितने अधिक होगी, सूर्य तक की मात्रा भी उतनी ही अधिक किसको प्राप्त होगी? पृथ्वी को प्राप्त होगी। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण से यानी दैनिक आवर्तन यानी डेली का जो रोटेशन है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है। क्या है? यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है। जब पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए होने के कारण से यदि हम आपसे बात करते हैं यानी जब पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है तो एक तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण है, यानी एक तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण है और एक पृथ्वी की कौन सी गति? एक हम पृथ्वी की गति की बात करते हैं परिक्रमण गति के कारण से। कौन सी गति? एक तो पृथ्वी की परिक्रमण गति, यानी एक तो पृथ्वी की वार्षिक परिवर्तन गति, यानी तो इससे झुकाव तो दो गतियाँ की उत्पत्ति हो रही है। कितनी गतियों की उत्पत्ति हो रही है? देखिए दो गतियों की उत्पत्ति हो रही है। एक तो पृथ्वी की कौन सी गति आ रही है हमारे पास में? दैनिक गति के रूप में तो पृथ्वी की गति है हमारे पास में घूर्णन गति, यानी क्या है? जो पृथ्वी की दैनिक गति है तो दैनिक गति के रूप में तो हमारे पास में कौन सी गति शामिल हो रही है?
दैनिक गति के रूप में तो हमारे पास में घूर्णन गति शामिल हो रही है, और यदि हम परिक्रमण या और हम वार्षिक गति के रूप में शामिल करें कि पृथ्वी की वार्षिक गति कौन सी है। पृथ्वी की वार्षिक गति है हमारे पास में परिक्रमण गति। देखिए, पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है, इसके कारण से पृथ्वी में दैनिक गतियाँ और वार्षिक गतियों की उत्पत्ति होती है। दैनिक गति को घूर्णन गति के नाम से जानते हैं, और वार्षिक गति को हम किस नाम से जानते हैं? वार्षिक गति को हम परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। किस गति के नाम से जानते हैं? परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। और इन गतियों का सम्मिलित प्रभाव, दैनिक गतियों का और वास्तविक गतियों का सम्मिलित प्रभाव, इन गतियों का जो सम्मिलित प्रभाव है, कौन सा प्रभाव है? इन गतियों का जो सम्मिलित प्रभाव है, यानी सम्मिलित प्रभाव, इन गतियों के सम्मिलित प्रभाव से किसका निर्माण होता है? सम्मिलित प्रभाव से ऋतुओं का क्या होता है? सम्मिलित प्रभाव से ऋतुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सम्मिलित प्रभाव से ऋतुओं का निर्माण होता है। देखिए, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष की ओर क्या है? झुकाव है। जब पृथ्वी का अपने अक्ष की ओर झुकाव है तो दैनिक गति को घूर्णन गति कह रहे हैं और वार्षिक गति को परिक्रमण गति कह रहे हैं। यानी घूर्णन, दैनिक गति और वार्षिक गति अथवा घूर्णन गति और परिक्रमण गति के सम्मिलित प्रभाव के कारण से किसका निर्माण हो रहा है? यानी उनके दोनों के सम्मिलित प्रभाव से ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। देखिए, जो हमारे पास में भूमध्य रेखा है ना, हम बात करें कि जो आपकी भूमध्य रेखा है, अभी भी हम आपसे बात कर रहे थे, जो आपकी भूमध्य रेखा है ना, इस भूमध्य रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? दिन 12 घंटे। कितने घंटे का होता है? दिन 12 घंटे का होता है। यानी जो आपकी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? भूमध्य रेखा पर जो दिन होता है ना, वह 12 घंटे का होता है। जो प्रकाश व्रत होता है ना, यानी प्रकाश व्रत, प्रकाश व्रत भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी प्रकाश व्रत भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए, 2 बराबर भागों में बांटता है, इससे 2 स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यानी 2 बराबर भागों में बांटने के कारण से 2 स्थितियां उत्पन्न हो गई। एक तो स्थिति कौन सी उत्पन्न हो गई? 2 स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। एक तो स्थिति कौन सी उत्पन्न हो गई? एक तो स्थिति उत्पन्न हो गई उत्तरायण की। कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई? एक तो स्थिति उत्तरायण की, और दूसरी स्थिति कौन सी हो गई? दक्षिणायन की। देखिए, एक स्थिति तो उत्पन्न हो गई उत्तरायण की और दूसरी स्थिति उत्पन्न हो गई दक्षिणायन की। क्या? किसके कारण से? प्रकाश व्रत भूमध्य रेखा को कितने भागों में बांटता है?
प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को दो भागों में बांटता है। इसके कारण से दो स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, एक सूर्य के उत्तरायण होने की और दूसरी सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए उत्तरायण स्थिति में जब सूर्य कौन सी स्थिति में होता है, जब सूर्य इस स्थिति में होता है, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है तो दिन की अवधि क्या होती है, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। किसकी अवधि बढ़ती जाती है, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है तो भूमध्य रेखा से यानी मैं भूमध्य रेखा से यदि मैं उत्तर की ओर जाऊंगा, यदि सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए जब सूर्य किस स्थिति में होता है, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है ना, तो सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में होने के कारण से ये देखिए, ये यहाँ पर आपकी कौन सी रेखा है, ये रेखा आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है। जब ये रेखा आपकी कौन सी रेखा है, इस रेखा को मैंने किस रेखा के नाम से संबोधित किया है, इस रेखा को मैंने भूमध्य रेखा के नाम से संबोधित किया है। देखिए आप, यह रेखा हमारे पास में भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। तो यह रेखा हमारे पास में 0 डिग्री है। तो सूर्य यानी भूमध्य रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है, यानी इस रेखा पर यह आपकी कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। इस भूमध्य रेखा पर जो दिन होता है, दिन की अवधि होती है, यह हमारे पास में कौन सी रेखा आ रही है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर जो दिन होता है वो दिन कितने घंटे का होता है, भूमध्य रेखा पर जो दिन होता है ना, दिन की अवधि किस पर, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि, यानी दिन की अवधि कितने घंटे की होती है, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। अब सूर्य इस भूमध्य रेखा से कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। सूर्य कहाँ जा रहा है, सूर्य उत्तरायण हो रहा है। सूर्य क्या हो रहा है, सूर्य उत्तरायण हो रहा है। तो सूर्य के उत्तरायण होने के कारण से यानी सूर्य की स्थिति कौन सी बन रही है, सूर्य की स्थिति उत्तरायण की बन रही है। तो उत्तरायण की स्थिति बनने के कारण से यहाँ पर किसकी अवधि बढ़ जाएगी, यानी दिन की अवधि यहाँ पर बढ़ जाएगी। किसकी अवधि बढ़ जाएगी, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात जब यहाँ दिन की अवधि बढ़ जाएगी, कौन से भाग में, उत्तर वाले भाग में, अर्थात जब यहाँ पर दिन की अवधि बढ़ रही है, यहाँ पर दिन की अवधि बढ़ रही है, तो दिन कितने दिन का हो जाएगा, दिन यहाँ पर 6 माह का हो जाएगा, यानी 6 माह का यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दिन। अर्थात मैं इसके उल्टा चलता हूँ, यदि मैं दक्षिणायन की ओर चलता हूँ, यदि मैं दक्षिणायन, जिस समय सूर्य उत्तरायण है तो उत्तरायण होने के कारण से उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ रही है, और दिन की अवधि बढ़ने के कारण से हम आपसे बात करें कि दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में बढ़ रही है, तो इसके उल्टे यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो यहाँ सूर्य की स्थिति कैसी है, यहाँ सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है। सूर्य कौन सी स्थिति में बैठा है, दक्षिणायन की स्थिति में बैठा है। कौन सी स्थिति में बैठा है, सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में बैठा है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में है तो यहाँ पर दिन की अवधि 6 माह की है, तो दक्षिणी गोलार्ध में रात की जो अवधि होगी, कौन सी अवधि, रात की अवधि कितने माह की होगी, 6 माह की होगी, अर्थात इसके उल्टा होगी। अर्थात जब सूर्य उत्तरायण में है
तो उत्तरायण में होने के कारण से उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ जाने के कारण से दिन उत्तरी गोलार्ध में कितने माह का हो जाएगा? दिन उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का हो जाएगा। कितने माह का हो जाएगा? 6 माह का हो जाएगा। अर्थात इसके विपरीत यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो यहाँ रात की अवधि बढ़ जाएगी, और रात की अवधि बढ़ने पर अर्थात यहाँ रात कितने माह की हो जाएगी? रात यहाँ पर 6 माह की हो जाएगी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हो। अब इसका उल्टा करिए आप। यदि सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है, यदि सूर्य की स्थिति दक्षिणायन है तो दक्षिणायन होने के कारण से दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि 6 माह की तथा उत्तरी गोलार्ध में रात की अवधि 6 माह की हो जाएगी। इसके उल्टा हो जाएगा। जिस स्थान विशेष पर जितने लंबी दिन की अवधि होगी उस स्थान विशेष पर उतना ही सूर्यातप या इंसोलेशन प्राप्त होगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो यह हमारे पास में मुख्य रूप से बात आती है दिन की अवधि की। हम बात करें कि भूमध्य रेखा पर एक तो सितंबर की और एक मार्च की यदि हम आपसे बात करते हैं तो 21 मार्च और हम 23 सितंबर की बात करें तो संपूर्ण गोलार्ध पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। बराबर होती है क्योंकि सूर्य कहाँ चमक रहा होता है? सूर्य इक्वेटोरियल पर यानी इक्वेटोर पर चमक रहा होता है। तो दिन की अवधि भी प्रभावित करती है क्या? किसको? सूर्यातप को। हम नेक्स्ट बिंदु की ओर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए हमारे पास में जो सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला जो नेक्स्ट बिंदु हमारे पास में आ रहा है, यदि हम उस बिंदु की आपसे बात करते हैं तो वह बिंदु हमारे पास में आता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। यानी पृथ्वी से किसकी दूरी? हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी से सूर्य जितना अधिक दूरी पर होगा उतने ही सूर्य की किरणें कैसे प्राप्त होंगी? सूर्य की किरणें तिरछी प्राप्त होंगी। सॉरी, अर्थात लंबे वायुमंडल को पार करके उनको आना पड़ेगा। लंबे वायुमंडल को जब वो पार करके पृथ्वी तक पहुँचेंगी तो इससे क्या होगा? इससे बहुत कम ताप का भाग ही पृथ्वी तक क्या होगा? बहुत कम ताप का भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाएगा। क्या? बहुत कम भाग ही पहुंच पाएगा। देखिए तीसरा आता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। यानी पृथ्वी से किसकी दूरी? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी की, ठीक है ना? पृथ्वी है ना, पृथ्वी एक अंडाकार पथ में क्या करती है? यानी पृथ्वी देखो फैक्ट देखिए, पृथ्वी अंडाकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी अंडाकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करती है, जिस कारण उसकी दूरी में